हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसजीपीजीआई का पेपर और ये आज हो चुका है। काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे कि कब एसजीपीजीआई का पेपर होगा और किस प्रकार के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा डिफिकल्ट ये पेपर नहीं पूछा गया था, बिल्कुल एवरेज ये पेपर था। जिन्होंने अच्छे से मेहनत कर रखी थी उन सभी का तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इसमें जितना ईजी जो क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आपने गलत कर दिया तो बहुत ज़्यादा आप पछता रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे की आप तैयारी कीजिए। जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या आप एवरेज यानी 60+ नंबर्स नहीं ला पा रहे हैं, तो आप अगले पेपर की तैयारी कीजिए। जो भी एग्ज़ाम्स आगे होने वाली है उनके आप प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। तो दोस्तों आज हो चुकी है 20 जून और आज ये पेपर हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इन जो 30+ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बता देता हूं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्दी मिलती रहे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम दिया है वो इनके अलावा जो 30+ क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, इनके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर 30+ क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व करवा दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा। मैंने कहा है अभी कि जितना क्वेश्चन ईजी होगा वही ज़्यादा गलत होगा, तो वो लोग पछता रहे हैं जिनको ये पता होते हुए गलत आंसर कर दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यीस्ट इज यीस्ट जो है वो एक प्रकार का क्या है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस आपको दिए गए थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी फंगस। आपका ऑप्शन कोई भी हो सकता है, ए, बी या सी, लेकिन यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको आंसर ऑप्शन डी फंगस, यानी फंगस आपको करेक्ट आंसर करना था। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था कि हाई क्वालिटी सीपीआर का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शंस शायद ना मिलकर आपको दूसरे ऑप्शंस मिले होंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जो ऑप्शंस आपको मिले हैं। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए वो ऑप्शंस आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर, ये एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हाई क्वालिटी सीपीआर है उसकी जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं। कंप्रेशन यानी जो कंप्रेशन रेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेस्ट कंप्रेशन है, तो जो कंप्रेशन रेट है वो रहती है 100 to 120 पर मिनट, यानी कंप्रेशन रेट जो रहेगी वो 100 से 120 पर मिनट रहेगी। ये क्या है, हाई क्वालिटी सीपीआर का कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट जो कंप्रेशन डेप्थ है वो कितनी रहती है, 2 इंच, यानी 2 इंच के लिए हम कंप्रेस करते हैं, तो ये भी क्या है, हाई क्वालिटी सीपीआर है का कंपोनेंट है। और तीसरी बात करें, चेस्ट कंप्रेशन फ्रिक्शन मोर देन 80%, कितना, मोर देन 80%, कौन सा, चेस्ट कंप्रेशन फ्रिक्शन। तो चेस्ट कंप्रेशन फ्रिक्शन जो है वो 80% से ज़्यादा रहेगा। कंप्रेशन जो है वो 100 to 120 पर मिनट होगा और डेप्थ की बात करें तो 2 इंच होगा। तो यहाँ पर यानी कि जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था शायद यही ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे और एक ऑप्शन आपको अलग से दिया गया होगा। जो ऑप्शन अलग से दिया गया था वही आपका राइट आंसर था। नो एक्सेसिव वेंटिलेशन भी इसका एक हाई क्वालिटी सीपीआर का कंपोनेंट होता है। ओके, तो ये कुछ जो कंपोनेंट्स आपको दिए गए थे और जो एक अदर ऑप्शन जो दिया गया था वही आपका राइट आंसर था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो थोड़े चेंज है। देखिए अगला क्वेश्चन, इन एबीजी एनालिसिस द ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम, यानी जब एबीजी एनालिसिस हम करते हैं, एबीजी एनालिसिस करने से पहले ब्लड जो है, ब्लड का सैंपल लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल ये पूछा गया जो ब्लड का हम सैंपल लेंगे वो कहाँ से लेंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे थे वैन, लिम्फ नोड, ए एंड सी, बोथ एंड आर्टरी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था आर्टरी। ऑप्शंस जो भी दिया हो आपको करेक्ट आंसर आपको आर्टरी ही करना था। जिन्होंने ये आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन एंड सिम्टम ऑफ DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कौन सा एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का साइन सिम्टम नहीं है या फिर एक्सेप्ट से ये सवाल आपको पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, पॉजिटिव कीटोन इन यूरिन, पॉलीडिप्सिया, ओलिग्यूरिया एंड एब्डोमिनल पेन। यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन बी, ओलिग्यूरिया। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का साइन सिम्टम कौन सा नहीं है, ओलिग्यूरिया नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो
क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। तो ऑप्शंस अगर इस प्रकार से दिए हुए थे और ओलिगोरिया भी आपको ऑप्शन में दिया गया था तो आपको आंसर में करना था ओलिगोरिया। अगला सवाल देखिए, विच पैथोजन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पैप्टिक अल्सर, पैप्टिक अल्सर से रिलेटेड या फिर पैप्टिक अल्सर कॉज करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है या फिर कौन सा पैथोजन है जो पैप्टिक अल्सर कॉज करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम, ई कोलाई, एच पाइलोरी एंड नॉन ऑफ दी अबाउ। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था एच पाइलोरी बैक्टीरिया। जो भी आपको ऑप्शंस दिया गया हो, यहाँ पे ऑप्शन जैसे सी है, यानी कि जो भी आपको एग्जाम में ऑप्शन मिला हो, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो पैप्टिक अल्सर कॉज करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सेप्ट, यानी कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के आपको नाम दे रखे थे और एक नाम जो है आपको एक प्रोसीजर का दे रखा था। तो यहाँ पे आपको चूज वो करना था जो टेस्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पैप स्मीयर, सिक टेस्ट, ट्यूबेक्टमी एंड सी बॉथ। तो देखिए जो टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो पैप स्मीयर क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोसिस करते हैं हम सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट कर सकते हैं, और सिक टेस्ट है, ये भी टेस्ट है। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट तो आपको दे रखे हैं, एक जो ऑप्शन आपको और दे रखा था ट्यूबेक्टमी, तो ये टेस्ट नहीं है, ये है प्रोसीजर। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ट्यूबेक्टमी, यानी और जो अदर आपको कोई ऑप्शन दिया गया हो शायद, लेकिन जहाँ तक पता है यानी ट्यूबेक्टमी ही आपको शायद ऑप्शन में दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन, यानी कौन से हार्मोन की कमी से होने वाली डिजीज, मतलब कौन से हार्मोन की कमी हो जाए जिसकी वजह से एडिसन डिजीज क्रिएट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, एडीएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन एंड एसीटीएच हार्मोन। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन जो भी हो आपका, एसीटीएच हार्मोन आपका सही आंसर होगा, यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाती है तो एडिसन डिजीज पर्सन्स के अंदर हो सकती है। अगला सवाल देखिए, डीपीटी स्टैंड्स फॉर को लेकर भी सवाल पूछा गया था कि डीपीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। यहाँ पे आपको आंसर करना था डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल भी शॉर्ट फॉर्म से पूछा गया, पीआईसीसी स्टैंड्स फॉर, पीआईसीसी की फुल फॉर्म बता दीजिए। पीआईसीसी की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। जिन्होंने ये आंसर्स किए हैं उनके आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, डाइजोक्सिन नॉट बी गिवन व्हेन, डाइजोक्सिन कब नहीं देते हैं। कोई भी पेशेंट आपके पास में आया, कार्डियक प्रॉब्लम उसको हो रखी है और डाइजोक्सिन आपको देनी है, तो डाइजोक्सिन कब आप नहीं दोगे, उसकी पहले ब्लड प्रेशर चेक करनी है, उसकी पल्स आपको चेक करनी है। अगर उसकी पल्स 60 से कम है, 60 बीट पर मिनट से अगर बिलो पल्स है तो उस पेशेंट को डाइजोक्सिन नहीं देना। और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से रट लो, चाहे याद कर लो। ओके, अगला सवाल देखिए, लोप्रामाइड इज गिवन इन, लोप्रामाइड जो है ड्रग है और ये आपको पूछा गया है कौन सी कंडीशन के अंदर लोप्रामाइड दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन डी डायरिया, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था, चाहे बी में हो चाहे सी में हो, डायरिया आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। ऑप्शंस आपको और भी दे रखे थे, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर, लेकिन आपको करेक्ट आंसर करना था डायरिया। अगला सवाल देखिए, कंजक्टिवाइटिस इज ए डिजीज ऑफ, बिल्कुल सिंपल सवाल है कि कंजक्टिवाइटिस जो डिजीज कंडीशन है वो कौन से ऑर्गन की डिजीज कंडीशन है। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड आई, यानी आंख से रिलेटेड है, आंख की ये डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, आई। अगला सवाल देखिए, ए फिजिशियन डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू और नॉट टू यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ सस्टेनिंग मेजर्स टू प्रोलॉन्ग हिज पेशेंट लाइफ, इट इज़ नॉन एज। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट आंसर वही होगा और जो क्वेश्चन है वो भी उसी प्रकार का है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है जो एसजीपीजीआई के एग्जाम देकर आए हैं। देखिए, फिजिशियन जो है वो डिसाइड करता है कि जो भी पेशेंट के लिए, मतलब पेशेंट को बचाने के लिए अलग से जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं उनको आप डिसकंटिन्यू कर दो, यानी जो आप पेशेंट को बचाने के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं उन सबको डिसकंटिन्यू करना है। यानी कि पेशेंट को आप एक प्रकार से मौत दे रहे हो, मतलब पेशेंट को मारने की कोशिश आप कर रहे हो, यानी फिजिशियन कहता है। और ये यूथनेसिया में होता है, यानी कि फिजिशियन नहीं चाहता है बट पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये मोक्ष प्राप्त कर ले।
तो यहाँ पे मतलब फिजिशियन डिसाइड करता है फिर कि जो भी यहाँ पे एनजी ट्यूब लगी है, कैथेटर लगा हुआ है, सब कुछ रिमूव कर दो और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको स्टॉप कर दो। ये सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ सस्टेनिंग मेजरमेंट है वो सभी कुछ स्टॉप करने के बाद पेशेंट की लाइफ जो है यानी पेशेंट जो है वो मर जाता है। और इस टर्म को क्या कहते हैं या फिर इस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर में करना था पैसिव यूथनेसिया। जो भी ऑप्शन में दे रखा था आपको करेक्ट आंसर करना था पैसिव यूथनेसिया। जिन्होंने पैसिव यूथनेसिया आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, डेंगू इज कॉज्ड बाय, डेंगू जो है वो किस प्रकार की यानी किस प्रकार से होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड वायरस। ऑप्शंस पढ़ते रह जाना, प्रोटोजोआ, वर्म एंड फंगस। तो यहाँ पे आपको आंसर करना था वायरस, यानी कि जो डेंगू है वो वायरल कंडीशन है, वायरल डिजीज कंडीशन है, वायरस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अगला सवाल देखिए, ल्यूकेमिया इज, ल्यूकेमिया को लेकर भी सवाल पूछा गया था कि भाई जो ल्यूकेमिया है वो किस प्रकार की डिजीज कंडीशन है। करेक्ट आंसर आपको करना था वहाँ पे ब्लड कैंसरियस डिजीज, यानी कि एक प्रकार की ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड का कैंसर है। तो ये कैंसरियस डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन वगैरह नहीं है, ना ही ऑटोनॉमस है। तो जो भी मतलब आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, उनमें से आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था कैंसरियस डिजीज। ल्यूकेमिया क्या है, कैंसरियस डिजीज कंडीशन है। अगला सवाल देखिए, द कॉलर बोन इज, कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे थे, आपको बोन के नाम दे रखे थे, कौन सी वो बोन है जिसको कॉलर बोन कहा जाता है या फिर ब्यूटी बोन कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट क्लेविकल। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एक्सेप्ट, सवाल पूछा गया था जो भी यहाँ पे ऑप्शंस में दी गई है वो सभी की सभी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, एक को छोड़कर। इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दे रखा है कार्बामाजिपाइन, जोनिसामाइड एंड फेनिटोइन एंड ऑप्शन दे रखा है लिनाजोलिड। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी लिनाजोलिड। लिनाजोलिड को छोड़कर बाकी जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हो सकता है आपको ऑप्शन में एंटी एपिलेप्टिक किसी अलग ड्रग का नाम दे रखा हो, लेकिन जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था लिनाजोलिड, यानी कि ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नहीं है। जोनिसामाइड, कार्बामाजिपाइन एंड फेनिटोइन ये सभी जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय, आपको पूछा गया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस तरफ मतलब कौन कैरी करता है। यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं, कैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, आयोटा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में बहता है या फिर कौन कैरी करता है, ये सवाल आपको पूछा गया है और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये करीबन 5 से 6 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था पल्मोनरी आर्टरी। जो भी आपको ऑप्शन दे रखा हो आपको करेक्ट आंसर करना था पल्मोनरी आर्टरी। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, एयर बबल्स इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इट इंडिकेट, यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिला, लेकिन देखिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से लेकर ड्रेनेज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किसी पेशेंट को लगी हुई है और जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें एयर बबल्स आ रहे हैं, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, कंटिन्यू एयर बबल आ रहे हैं कि इंटरमिटेंट एयर बबल्स आ रहे हैं। ये अगर किसी को कंप्लीट क्वेश्चंस पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इनके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपको अगले पार्ट के अंदर उनकी भी आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाए। तो देखिए, अगर एयर बबल्स कंटिन्यू आ रहे हैं तो मान लीजिए मतलब समझ जाइएगा कि जो एयर है वो लीक हो रही है। यानी कि ऑप्शंस अगर आपको दे रखे थे एयर लीकेज, और अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा था कंटिन्यू एयर बबल्स, तो फिर आपको आंसर में एयर लीकेज ही करना था। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा था इंटरमिटेंट एयर बबल्स आर सीन इन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, तो फिर आपको आंसर में करना था नॉर्मल। यानी कि अगर इंटरमिटेंटली एयर बबल्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, अगर कंटिन्यू एयर बबल्स आ रहे हैं तो एयर लीकेज को इंडिकेट कर रहा है। तो वो डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, ए चाइल्ड इज एडमिटेड इन आईसीयू विथ फीवर अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी द कोर बॉडी टेम्परेचर इज। यानी सवाल तो वैसे भी 4-5 लाइन के पूछे जाते हैं, हालांकि जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं वो तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मिल रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल में भी कहाँ पे, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, और उसको क्या है, फीवर है और वो एडमिट हो गया है आईसीयू के अंदर। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत लेंथी, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया था। यहाँ पे देखिए कोर बॉडी टेम्परेचर, आपको तो जो बताना था वो बताना था कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी हो वो तो कोर जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कितना क्या टेम्परेचर उसका है, जिसके कारण उसको आईसीयू में एडमिट करवाया गया। देखिए यहाँ पे आपको अगर फ़ारेनहाइट में सवाल पूछा गया, यानी कि आंसर ऑप्शंस आपको दिए गए फ़ारेनहाइट में, तो आपको आंसर में करना था 101 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में दिया गया था तो फिर आपको आंसर में करना था 38.3 डिग्री सेल्सियस। जिन्होंने ये आंसर्स किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, निडल प्रिक इंजरी या फिर निडल स्टिक इंजरी भी आप बोल सकते हैं। निडल प्रिक इंजरी आर कॉज्ड ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट, अगर निडल प्रिक इंजरी किसी पर्सन को होती है फिर किसी भी हेल्थ वर्कर को होती है, ऑलमोस्ट ये हेल्थ वर्कर्स को ही होती है, तो देखिए निडल प्रिक इंजरी अगर किसी को होती है तो सभी डिजीज कंडीशंस ट्रांसमिट कर सकती है एक को छोड़कर। इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई को छोड़कर बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड एचआईवी, ये सभी निडल प्रिक इंजरी की वजह से सभी डिजीज कंडीशंस ट्रांसमिट आउट हो सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वे टू मेजर टेम्परेचर एक्सेप्ट, यहाँ पे जो आपको नीचे ऑप्शंस दे गए हैं उन सभी वे से हम बॉडी से टेम्परेचर ले सकते हैं एक को छोड़कर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेजाइना, रेक्टम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ग्रॉइन। करेक्ट आंसर आपको करना है ग्रॉइन। जिन्होंने ऑप्शन किया है ग्रॉइन उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेजाइना से टेम्परेचर ले सकते हैं, रेक्टम से हम टेम्परेचर ले सकते हैं, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से भी हम टेम्परेचर ले सकते हैं। ग्रॉइन एरिया से हम टेम्परेचर नहीं ले सकते, एक्सिलरी एरिया से हम ले सकते हैं, बट ग्रॉइन एरिया से हम टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय, रेड फोर्ट यानी लाल किला जो है वो दिल्ली के अंदर है और इसको किसने बनवाया था, सवाल ये पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था शाहजहां, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए, ए चाइल्ड सफर फ्रॉम इसोफेजियल एट्रेजिया विथ ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, व्हाट इज प्रायोरिटी एक्शन। देखिए एक बच्चा है जिसको बीमारी है इसोफेजियल एट्रेजिया की, साथ ही साथ उसको ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला भी बना हुआ है, तो एज ए नर्स आप सबसे पहले या फिर कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन या फिर प्रायोरिटी एक्शन आप करेंगे, कौन सा आप काम सबसे पहले करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, ऑप्शन में शायद दिया गया होगा आपको, मेंटेन हेड टू बेड एलिवेटेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 45 डिग्री, यानी कि जो बेड है, बेड से जो हेड है आपका उसको एलिवेट करना है, जो पेशेंट है उसके हेड को एलिवेट कर देना है 45 डिग्री पे, इतना ऊपर हो जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल देखिए, सी वॉज एनेक्सियस डैश 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 हर मॉम्स हेल्थ, तो यहाँ पे आपको भरना था इनमें से 2 अबाउट बाई 8, इनमें से क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था अबाउट। तो ओके, अबाउट जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही लेफ्ट हिज बुक्स डैश डैश दैट डैश, तो यहाँ पे जो डैश है इसको भी आपको फिलअप करना था, यानी ब्लैंक जो आपको दे रखे थे उनको फिल करना था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन, यानी ऑप्शंस आपको जो भी दे रखा था बी में, ए में, जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑन। अगला सवाल देखिए, करेक्ट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग को लेकर भी सवाल पूछा गया था और यहाँ पे इस प्रकार की आपको स्पेलिंग भी दी गई थी। उनमें से जो एक करेक्ट स्पेलिंग थी, जो सही स्पेलिंग थी, वो थी ऑप्शन ए, यानी अपीलेंट। अपीलेंट यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए, इस प्रकार की स्पेलिंग अगर आपने सही की है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, एडिनोलॉजी रिलेटेड टू, एडिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, सवाल पूछा गया था। देखिए एडिनोलॉजी का मतलब है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ ग्लैंड्स। ये एडिनोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन एंड डिजीज ऑफ ग्लैंड्स के बारे में, तो एक प्रकार की मेडिसिन की अलग से ब्रांच है एडिनोलॉजी। अगला सवाल देखिए, ये रीजनिंग के सवाल है, 17 देन 12 देन 6 देन -1, तो आगे इसके जस्ट आगे क्या आएगा, ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार के दिए गए थे, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी -9। तो देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे -5 कर दीजिए, देन यहाँ पे -6 कर दीजिए, देन उसके बाद -7 कर दीजिए और उसके बाद -8 कर दीजिए। तो -1 से माइनस जब आप
8 करोगे या 8 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9। अगला सवाल देखिए 48 24 12 है डैश 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 देन क्या आएगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं 9604। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करना है इनको। 24 को आपने गुना किया 2 से, यानी इंटू किया आपने 2 से, आपके सामने आंसर आ गया 48। 12 को आपने इंटू किया 2 से, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 24। अब कौन सी वो वैल्यू है जिसको आप इंटू करेंगे 2 से, जिससे वैल्यू आ जाएगी 12 है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन देखिए फ्लूइड गिवन फॉर ए 8 kg चाइल्ड। देखिए यहाँ पे मतलब सवाल तो इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं आपको बता दूं मतलब ये पूछा गया था कि एक बच्चा है जिसका वजन 8 किलो है और उसको आपको क्या करना है, फ्लूइड देना है। तो कितना क्या फ्लूइड आप दोगे। यहाँ पे क्वांटिटी घंटे में दे रखी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन फर्स्ट 4 ml पर kg पर हावर, यानी कि 8 किलो का ये बच्चा है। तो यानी यहाँ पे पर केजी दे रखा है, 4 ml पर केजी देना है और वो भी पर घंटे के हिसाब से। इस प्रकार से आपको यहाँ पे फ्लूइड जो है उस बच्चे को देना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ml पर केजी पर हावर्स। अगर 10 किलो से कम का कोई भी बेबी हो, कोई भी बच्चा हो, उसको फ्लूइड की बात करें तो 4 ml पर केजी पर हावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए विच ड्रग आर नॉट यूज इन पेन मैनेजमेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। कौन सी वो ड्रग है जो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं की जाती है, यानी कि जब भी किसी पर्सन को दर्द होता है तो सभी हम मेडिसिन दे सकते हैं उनको ठीक करने के लिए। एक कौन सी वो ड्रग है जो हम दर्द में यूज़ नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे थे एसिटामिनोफेन, कीटोरोलेक एंड फेंटेनल, साथ ही साथ प्रोपोफॉल भी आपको ऑप्शन में दिया गया था। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी प्रोपोफॉल। ये एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। फेंटेनिल एंड कीटोरोलेक ये ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, जब भी पेशेंट को दर्द वगैरह होता है तो ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। और एसिटामिनोफेन आप सभी को पता ही है, बॉडी एक हो चाहे हेड एक हो, सभी कंडीशंस के अंदर ये जो मेडिसिन्स है वो यूज ली जाती है। तो दोस्तों ये थी अपने 30+ क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे प्लीज़, लेकिन आप क्वेश्चन और ऑप्शंस कंप्लीट ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थे टोटल 30+ क्वेश्चंस जो आज के इस SGPGI के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्दी मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।